हेलो फ्रेंड्स। रैंकर्स पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा जो एलटी ग्रेड की परीक्षा प्रस्तावित है, इस एलटी ग्रेड की परीक्षा में कई सारे विषय हैं। इन्हीं विषयों में एक सामाजिक विज्ञान का विषय भी आता है। तो सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत 4 विषय होते हैं, जिसमें भारतीय इतिहास के साथ साथ भूगोल, भूगोल के बाद जो है नागरिक शास्त्र, और नागरिक शास्त्र के बाद अर्थशास्त्र। तो ये 4 विषय जो हैं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। अब जो एलटी ग्रेड की परीक्षा होती है उसमें आपको जानकारी होगी कि कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। इन 150 प्रश्नों में 30 प्रश्न जो है जीएस के आते हैं और 120 प्रश्न आपके जिस विषय से आप संबंधित रहते हैं, जिस विषय से आप परीक्षा देते हैं, उस विषय से संबंधित 120 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप सामाजिक विज्ञान खंड के अंतर्गत परीक्षा दे रहे हैं तो इसमें 4 विषय होते हैं। इन 4 विषयों में परीक्षा में आपको 2 कोई विषय चुनकर आपको 120 अंक अर्जित करना है। तो आपके पेपर में चारों विषय शामिल होते हैं। अब इन्हीं चारों विषयों में मतलब 60-60 प्रश्न हर विषय के होंगे। 60 प्रश्न इतिहास के होंगे, 60 प्रश्न भूगोल के होंगे, 60 प्रश्न आपके नागरिक शास्त्र के होंगे, 60 प्रश्न अर्थशास्त्र के होंगे। तो इन्हीं चारों में से दो को चुनकर आपको कुल 120 नंबर का पेपर करना होता है। तो मान लीजिए जैसे आपने इतिहास चुना, तो इतिहास के पूरे 60। अब ऐसा नहीं है कि इतिहास आपने चुन लिया उसके 20 प्रश्न कर रहे हैं, भूगोल चुन लिया उसके 20 प्रश्न कर रहे हैं, ये नागरिक शास्त्र चुन लिया उसके 40 प्रश्न कर रहे हैं। तो इस प्रकार नहीं चलेगा। तो जो 2 विषय आप अगर चुनिए तो उसके पूरे पूरे प्रश्न करिए। इतिहास के अगर 60 प्रश्न हैं तो पूरे जो है 60 प्रश्न अटेम्प्ट करिए। इसी तरह भूगोल में अगर 60 प्रश्न हैं तो उसके भी 60 प्रश्न अटेम्प्ट करिए। तो इन्हीं 4 विषयों के अंतर्गत जो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत है, इसी को ध्यान में रखकर आज हम लोग ये वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो खास करके जो है भारतीय इतिहास का आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इतिहास में ही पहला जो टॉपिक है पाषाण काल। पाषाण काल के जो अभी तक प्रश्न आयोग द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनको आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत सॉल्व करेंगे। अब देखिए, ये वीडियो भले ही एलटी ग्रेड को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, लेकिन ये आगे जो प्रस्तावित होने वाली है परीक्षा, जैसे लोक सेवा आयोग द्वारा ही जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा कराई जानी है, साथ ही साथ जीडीसी की परीक्षा कराई जानी है। उसके बाद जो है आपका मान लीजिए आश्रम पद्धति की भी परीक्षा आएगी। साथ ही साथ टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा, टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा जो है आपका प्रस्तावित है आगे आने वाले समय में। तो इन सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है इतिहास के प्रश्न। इन सभी परीक्षाओं में अगर आप सामाजिक विज्ञान खंड के अंतर्गत परीक्षा दे रहे हैं तो इन सभी परीक्षाओं में भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पाषाण काल के अंतर्गत जो पहला प्रश्न आयोग द्वारा पूछा गया है वह है, हड्डी की मातृदेवी मूर्ति प्राप्त हुई है। कहां से प्राप्त हुई है? विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। अब इसकी एक बार व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र में अवस्थित बेलन घाटी के लोहंदा नामक पुरा स्थल से हड्डी से निर्मित मातृदेवी की मूर्ति उच्च पूर्व पाषाण काल से प्राप्त हुई है। बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? महदहा से। अब महदहा कहां है, एक बार इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मध्य पाषाणकालीन स्थल महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित। बड़ी मात्रा में यहां से हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा ने महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर प्राप्त हुए हैं। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, तोबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम प्राप्त हुई है। तोबा ज्वालामुखी राख भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम सोन घाटी से प्राप्त हुई है। कहां से? सोन घाटी से। ये ऑप्शन सी। तोबा ज्वालामुखी विस्फोट उत्तरी सुमात्रा में हुआ था। इसने दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्व एशिया के 4 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को आच्छादित किया था। अब कुछ जो है महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन तथ्यों को भी हम लोग देखते चलते हैं। जैसे एक विशाल खड़ी प्रस्तर पट्टिका वाले महापाषाण खड्ड कब्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मेनहिर। अब इसमें सही सुमेलित है। अब जैसे एक तरफ आपको दे देगा मध्य पाषाणकालीन स्थल और दूसरी तरफ ये किस राज्य से संबंधित है। तो जैसे लंघनाज कहां पर है? गुजरात। टेरी समूह तमिलनाडु। सराय नाहर राय ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में। आदमगढ़ कहां पर है? मध्य प्रदेश में। अगला जो तथ्य है, भारत में शैल चित्रों की खोज प्रथमतः की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? एसीएल कार्लाइल द्वारा। बुर्जहोम, रंगपुर, लोथल, कलिबंगा में से वह प्राचीन भारतीय स्थल जहां खड्ड खोदने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कहां से प्राप्त हुए हैं? बुर्जहोम एवं रंगपुर से।
प्राचीन भारत के उपकरण परंपरा से जुड़े हुए हैं। प्राचीन भारत के उपकरण किस परंपरा से जुड़े हुए हैं? मोस्टेरियन, अश्चुलियन और ओल्डोवान इत्यादि से। नवदा टोली, अहाड़, हड़प्पा व इनाम गांव में से वृत्ताकार गर्त होमों की प्राप्ति हुई है। कहां से हुई? इनाम गांव से। अगला जो तथ्य है, कुलडिहवा, चिरांद, गुफकराल एवं लिंगसुगुर में से वह जो भारत में सर्वप्रथम नवपाषाणिक स्थल सूचित किया गया। किसको सूचित किया गया है? लिंगसुगुर को। महदहा, चुपनी मांडो, दमदमा, सराय नहर राय में से बूचड़ खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, महदहा से। नर्मदा घाटी, महानदी घाटी, सोन घाटी व यमुना घाटी में से तोबा ज्वालामुखी की राख सर्वप्रथम प्राप्त हुई। कहां से? सोन घाटी क्षेत्र से। तोबा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, कहां पर हुआ? उत्तरी सुमात्रा में। गंगा घाटी की नरहन संस्कृति संबंधित है। नरहन संस्कृति किससे संबंधित है? ताम्रपाषाणिक काल से। सोहन संस्कृति, सोधी संस्कृति, मद्रासियन संस्कृति व विंध्य संस्कृति में से पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है। अब इसमें सोधी संस्कृति जो है वो पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है, जबकि सोहन संस्कृति, मद्रासियन संस्कृति व विंध्य संस्कृति का संबंध पाषाण युगीन संस्कृति से है। महापाषाण संस्कृति संबद्ध है। किससे संबंधित? किस खनिज से संबंधित है? तो लोहा से। पटपरा, बाघोर, सिंहावल व खेतौनी में से मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव है। कहां पर जमाव है? सिंहावल में। लघु पाषाण उपकरण प्रमुख उद्योग है। किसका लघु पाषाण उपकरण प्रमुख उद्योग है? मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के। पाषाण युग में माइक्रोलिथ सामान्यतः पाए गए थे। तो पाषाण युग में माइक्रोलिथ सामान्यतः कहां से पाए गए? मध्य पाषाण युग में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इतने जो है तथ्य महत्वपूर्ण थे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब बढ़ते हैं अगले खंड की तरफ। अब चौथा प्रश्न है, गंगा घाटी की नरहन संस्कृति संबंधित है। तो गंगा घाटी की नरहन संस्कृति का संबंध किससे है? ताम्रपाषाण से। पूर्वी उत्तर प्रदेश के खैराडीह व नरहन में ताम्रपाषाण कालीन स्थल मिले हैं। घाघरा नदी के किनारे बसे नरहन कहां पर है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। के प्राचीन स्थल की खुदाई से 5 स्तरीय संस्कृति का पता चलता है। नरहन संस्कृति के रूप में प्रसिद्ध यह स्थल आरंभिक जीवन वृत्ति को दर्शाता है। इस स्थल की खुदाई में छत को सहारा देने के लिए जमीन में खंभे का छिद्र, जले तिनकों के निशान मिले हैं। 2 क्रमिक तल्ले, चूल्हे, 2 हाथों वाली सिगड़ी और भंडार भी पाए गए हैं। तो जो है नरहन, ये क्या है? नरहन एक ताम्रपाषाण से संबंधित है। पांचवा प्रश्न है, अधोलिखित संस्कृतियों में कौन पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है? तो कौन नहीं है? सोधी संस्कृति। राजस्थान के बीकानेर जिले के सोधी नामक स्थान पर सोधी संस्कृति का आविर्भाव हुआ। इस स्थल पर प्राक हड़प्पा कालीन मृदभांड अवशेष खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं। आल्डिच, डीपी अग्रवाल, अमलानंद घोष इस संस्कृति को सिंधु सभ्यता की आरंभिक सभ्यता मानते हैं। सोहन संस्कृति, मद्रासियन संस्कृति और विंध्य संस्कृति पाषाण युगीन संस्कृति है जो पाषाण युग में विभिन्न स्थलों पर विद्यमान थी। अब अगला प्रश्न है, महापाषाण संस्कृति संबद्ध है। तो महापाषाण संस्कृति किससे संबंध है? लोहा से। महापाषाण संस्कृति का संबंध लौह काल से है। लौह काल का निर्धारण सामान्यतः 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य किया जाता है। लोहे का आरंभिक साक्ष्य अतरंजी खेड़ा में देखने को मिलता है। सातवां प्रश्न, अधोलिखित में कौन मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव है? तो कौन जमाव है? सिंहावल। मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम से नवीनतम भूतात्विक जमाव क्रमशः इस प्रकार है: सिंहावल जमाव, खुंतेली जमाव, पटपरा जमाव, बाघोर जमाव और खेतौनी जमाव। 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, लघु पाषाण उपकरण अधोलिखित किस संस्कृति के प्रमुख उद्योग हैं? तो किस संस्कृति के प्रमुख उद्योग हैं? मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के। देख लेते हैं एक बार इसकी व्याख्या। लघु पाषाण उपकरण मध्य पाषाण कालीन संस्कृति की विशेषता है। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 में हुई, जबकि आर्कीबाल्ड कैम्पबेल कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाणोपकरण खोज निकाले। मध्य पाषाण काल के उपकरण आकार में अत्यंत छोटे हैं। वे लगभग आधे इंच से लेकर पौन इंच के बराबर हैं। इनमें कुंठित तथा टेढ़े ब्लेड, छिद्रक, स्क्रेपर, ब्यूरिन, बेधक, चांद्रिक आदि प्रमुख हैं। मध्य पुरा पाषाण काल के उपकरण में फलकों की प्रधानता है, इसलिए मध्य पुरा पाषाण काल को फलक संस्कृति कहा जाता है। किसको फलक संस्कृति कहा जाता है? मध्य पुरा पाषाण काल को।
अब इसी के साथ कुछ तथ्य भी हैं, इन तथ्यों को भी हम लोग एक नजर डाल लेते हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण पाषाण युग, नव पाषाण पाषाण युग व ताम्र पाषाण युग में से सूक्ष्माश्म मुख्यतः संबंधित है किसमें, मध्य पाषाण युग में। 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट को हस्त कुठार मिला, कहां से, पल्लवरम से। हस्त कुठार उपकरण था द्विधारी अर्थात बाइफेसियल। नव पाषाण, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा ऐतिहासिक काल में सर्वाधिक संख्या में हस्त कुठार अर्थात हैंड एक्स और क्लीवर प्राप्त होते हैं, कहां से, निम्न पूरा पाषाण काल में। ऑस्ट्रेलोपिकस जावा मानव होमो इरेक्टस व नियंडरथल में से प्राचीनतम मानव प्रजाति है, कौन है, ऑस्ट्रेलोपिक्टिकस। चॉपर, ब्लेड, हस्त कुठार व चॉपिंग में से आधुनिक मानव होमोसैपियन संबंधित है किससे, ब्लेड से। छोटा नागपुर, चिरांद, चुनार तथा मास्की में से वह नवपाषाणकालीन स्थल जहां से बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए हैं, तो कहां से प्राप्त हुए हैं, चिरांद से प्राप्त हुए हैं। तोरवा, कुलडीहवा व महगड़ा में से वह स्थल जहां से पशु बाड़े का प्रमाण मिला है, तो कहां से मिला है, महगड़ा से। अगला जो तथ्य है, उच्च पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल में से ब्लेड, ब्यूरिन प्रकार के उपकरण परिचायक लक्षण हैं किसके, उच्च पूर्व पाषाण काल के। मध्य पूर्व पाषाण काल, उच्च पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल में से खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है नव पाषाण काल से। भीमबेटका, बागोर, महदहा, सराय नाहर राय में से आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां प्राप्त हुई हैं, कहां से, महदहा से। भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक थे, कौन थे, रॉबर्ट ब्रूस फूट। मध्य पाषाणिक पूरा स्थल दमदमा के पशुओं की हड्डियों का अध्ययन किया गया था, किसके द्वारा, पीके थॉमस और पीपी जोगलेकर के द्वारा। शिकार, कृषि व पशुपालन में से पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम था, क्या उद्यम था, शिकार। अगला प्रश्न है, बोरी, मेहरगढ़, इनाम गांव तथा गिलुंद में से प्राचीन भारत में कृषि का प्राचीनतम उल्लेख है, तो कहां पर है, मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में प्राचीनतम कृषि का उल्लेख है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हस्त कुठार उपकरण निम्नलिखित में से किस विधि का उपकरण था, तो किस विधि का उपकरण था, बाइफेसियल अर्थात द्विधारी। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, भारत में सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने चेन्नई के निकट पल्लवरम नामक स्थान से पहला हस्त कुठार प्राप्त किया था। आधुनिक मानव होमोसैपियन संबंध है, किससे संबंध है, ब्लेड से। अभी ऊपर देखा हम लोग ने, आधुनिक मानव होमोसैपियंस का संबंध ब्लेड और औजार से है। ब्लेड का किनारा धारदार होता था, इसका उपयोग पेड़ की छाल या जानवरों की खाल उतारने में किया जाता था। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या था, निम्न नव पाषाणिक स्थल से पशु बाड़े का प्रमाण मिला है, कहां से, महगड़ा से। महगड़ा नव पाषाण काल का पूरा स्थल है, यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज इलाहाबाद जिले की मेजा तहसील में स्थित है। इस पूरा स्थल की खोज वर्ष 1975-76 में हुई थी। GR शर्मा के निर्देशन में उत्खनन कार्य कराया गया, जहां से पशु बाड़े, डोरी छाप, मिट्टी के बर्तन, गोलाकार अथवा अंडाकार झोपड़ियों के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न है, 30 मई 1863 को रॉबर्ट ब्रूस फूट ने मद्रास के पास स्थित पल्लवरम से किस पूरा पाषाणिक परंपरा के उपकरण खोजे थे, तो किसका खोजा था, हैंड एक्स क्लीवर परंपरा का। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता के अन्वेषण का प्रारंभ भूतत्व सर्वेक्षण रॉबर्ट ब्रूस फूट ने किया। इन्होंने 1863 में चेन्नई के समीप पल्लवरम नामक स्थान से पाषाण युग के उपकरण को प्राप्त किया, जो क्वार्ट्जाइट पत्थर से निर्मित था। यह पाषाण उपकरण हैंड एक्स क्लीवर परंपरा से संबंधित था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए, जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिया हुआ है वो लगभग सभी प्रश्नों में पूछे गए प्रश्नों की ही एक लाइन में दे दिया गया है। तो अगर हम लोग प्रश्नों को हल कर लेते हैं तो इन महत्वपूर्ण तथ्यों को उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो इसका एक अलग से वीडियो बना देंगे, जिसमें कुछ जो ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं इन सभी तथ्यों को एक साथ कवर करा दिया जाएगा। तो आइए हम लोग सिर्फ जो महत्वपूर्ण प्रश्न आए हुए हैं परीक्षा में उन्हीं को देखते हैं। अब 13वां प्रश्न है, ब्लेड और ब्यूरिन चारित्रिक उपकरण हैं, तो ब्लेड और ब्यूरिक चारित्रिक उपकरण है किसके, उच्च पुरा पाषाणिक संस्कृति के। ब्लेड ब्यूरिंग प्रकार के उपकरण उच्च पुरा पाषाण काल से संबद्ध है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, मध्य पूर्व पाषाण काल में जैस्पर, चर्ट, फ्लिंट इत्यादि के पत्थर प्रयुक्त होने लगे थे। इस समय के मुख्य औजार खुरचनी, बेथनी, फलक आदि थे। मध्य पाषाण युग के औजार छोटे पत्थरों से बने हुए हैं, इनको माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण कहा गया है। नव पाषाण युग के प्रथम
प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी में सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में निम्नेश्वरियर से प्राप्त किया गया था। इस युग के मुख्य औजार स्क्रेपर, ब्लेड्स, कुल्हाड़ी आदि हैं। अगला जो है 14वां प्रश्न, मध्य पाषाणिक स्थल चोपानी मांडो स्थित है। अब जो इसका उत्तर था उस आयोग द्वारा गलत प्रिंट हो गया था। अब चोपानी मांडो देख लेते हैं। चोपानी मांडो इलाहाबाद अब प्रयागराज जिले के मेजा तहसील में बूढ़ी बेलन के किनारे स्थित है। यह मध्य पाषाणकालीन स्थल है। इस पुरा स्थल की खुदाई वर्ष 1867 से 1967 से 1981-82 के बीच कराई गई। यहाँ से बहुसंख्यक पाषाण उपकरण, पेबुल आदि मिलते हैं। उपकरणों के अतिरिक्त यहाँ से झोपड़ियों के भी प्रमाण मिले हैं। चोपानी मांडो पूरा स्थल लगभग 15,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में विस्तृत है। प्रश्नकाल में विकल्प बी चोपानी मांडो को कुरांव तहसील में दर्शाया गया है, जो कि असत्य है। ध्यातव्य है कि चोपानी मांडो कुरांव में नहीं बल्कि मेजा तहसील में स्थित है। अगला पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है? तो किसे श्रेय दिया जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फूट को। भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक भूविज्ञानी रॉबर्ट ब्रूस फूट थे। 1863 ईस्वी में चेन्नई के निकट पल्लवरम से पाषाण निर्मित उपकरण कुल्हाड़ी की निर्णायक खोज के बाद इन्होंने अपने सहयोगी विलियम किंग के साथ मिलकर दक्षिण एवं पश्चिमी भारत में प्रागैतिहासिक काल से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण खोज की। इन्होंने लगभग 33 वर्ष भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में बिताए। इन्हें प्रायः भारतीय प्रागैतिहास का पिता कहा जाता है। किसे? रॉबर्ट ब्रूस फूट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसे भारतीय प्राक इतिहास का जनक कहा जाता है? तो किसे जनक कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फूट को। अब देखिए यहाँ शॉर्ट फॉर्म दे दिया था। शॉर्ट फॉर्म में क्या दिया हुआ है? आरबी फ्रूट अर्थात रॉबर्ट ब्रूस फूट। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न था, मध्य पाषाणिक पुरा स्थल दमदमा के पशुओं की हड्डियों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया? पीके थॉमस और पीपी जोगलेकर के द्वारा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मध्य पाषाणिक पुरा स्थल दमदमा के पशुओं की हड्डियों का अध्ययन पीके थॉमस और पीपी जोगलेकर द्वारा किया गया। इसका उत्खनन वर्ष 1982-83 से 1986-87 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के आर.के. वर्मा, बी.डी. मिश्र, जे.एन. पांडे और जे.एन. पॉल द्वारा किया गया। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कालक्रम से लगाएं। अब कुछ युग दे दिया है, अब उन्हीं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। जैसे दे दिया है लौह युग, कांस्य युग, पूर्व पाषाण युग और नव पाषाण युग। तो इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर? पहले पूर्व पाषाण युग सबसे पहले, उसके बाद नव पाषाण युग, फिर जो है कांस्य युगीन और लौह युगीन सभ्यता सबसे अंत में आई। तो इसकी एक बार व्याख्या देख लेते हैं। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाणकालीन संस्कृति को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को भी 3 कालों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला काल पूर्व पाषाण काल तथा दूसरा व तीसरा काल क्रमशः मध्य पूरा पाषाण काल तथा उच्च पूरा पाषाण काल है। नव पाषाण युग के उपरांत कांस्य युग आता है। हड़प्पा सभ्यता एवं कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता क्या थी? एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। जबकि भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से माना जाता है। तो इस प्रकार जो है ये इस प्रश्न का सही कालक्रम क्या था? सबसे पहले कौन सा काल था? सबसे पहले पूर्व पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल, फिर कांस्य युग, उसके बाद लौह युग। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, हैंड एक्स क्लीवर का संबंध है। तो हैंड एक्स क्लीवर का संबंध किससे है? निम्न पूरा पाषाण संस्कृति से। हैंड एक्स क्लेवर आदि उपकरण निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा था। तो क्या था मुख्य धंधा? पशुपालन, शिकार करना। पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम शिकार था। कृषि का ज्ञान न होने के कारण वह वनों से प्राप्त फल फूल, आखेट में मारे गए पशुओं, नदियों एवं झीलों से प्राप्त मछलियों पर निर्भर रहते थे। चावल का प्राचीनतम प्रमाण पाया गया है। तो कहां से पाया गया है? उत्तर प्रदेश के। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहां से जो है चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं और लहुरा देव से। और ये किस जिले में है? उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है,
अब इसकी कुछ और तथ्य हैं इस प्रश्न के, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल कौन सा था? मेहरगढ़, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। और मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। और यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहवा इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। ये माना जाता था। उपर्युक्त संदर्भों में अब यदि विकल्प में लहुरा देव रहता है तो उपर्युक्त विकल्प वही होगा, परंतु लहुरा देव के विकल्प में न होने की स्थिति में इसका उत्तर पहले की भांत होगा। अगर जैसे विकल्प में दे दिया है लहुरा देव तो सबसे पहले प्राथमिकता आप लहुरा देव को देंगे। अगर लहुरा देव नहीं दिया है, अगर मेहरगढ़ दिया है तो आप मेहरगढ़ सही उत्तर मारेंगे। अगर मेहरगढ़ और लहुरा देव दोनों नहीं दिया है तब आप किसकी तरफ जाएंगे? कोल्डिहवा की तरफ। तो इस प्रकार जो है आप इस प्रश्न के उत्तर का चयन आप परीक्षा में दिए गए विकल्पों के आधार पर करेंगे। 22वां प्रश्न है, किस नवपाषाणिक स्थल से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो कहां से मिले हैं? लहुरा देव से। अभी हम लोग ने ऊपर व्याख्या देखा। अब इनाम गांव प्रमुख पुरा स्थल है, तो इनाम गांव प्रमुख पुरा स्थल है किसका? जोरवे संस्कृति का। इनाम गांव में जोरवे संस्कृति चरण की सबसे अधिक व्यापक तस्वीर उभरती है। यहाँ से चूल्हों समेत बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। इनाम गांव ताम्रपाषाण काल की एक बड़ी बस्ती थी। इनमें 100 से भी अधिक घर हैं और कमरे पाए गए हैं। यह बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? नर्मदा के दक्षिणी तट पर स्थित नौदा टोली एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक स्थल है। नौदा टोली भी क्या है? ताम्रपाषाणिक स्थल। यहाँ से प्राप्त विशिष्ट प्रकार के मृदभांड मालवा मृदभांड की संज्ञा दी जाती है। और यहाँ से एक विभिन्न प्रकार का मृदभांड मिला हुआ है जिसको हम लोग मालवा मृदभांड के नाम से जानते हैं। अब 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन प्रसिद्ध है? भीमबेटका। एक बार व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। प्रागैतिहासिक चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण मध्य प्रदेश के रायसेन जिला स्थित भीमबेटका के शैलाश्रय एवं गुफाएं हैं। भीमबेटका की प्रागैतिहासिक चित्रकला को मुख्यतः मध्य पाषाण काल से संबंधित किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अब इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको भी देख लिया जाए। प्रागैतिहासिक चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मध्य प्रदेश के रायसेन जिला स्थित भीमबेटका के शैलाश्रय तथा गुफाएं हैं। भीमबेटका की प्रागैतिहासिक चित्रकला को मुख्यतः मध्य पाषाण काल से संबंधित किया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अजंता एवं बाघ की शैलकृत गुफा चित्रकला ऐतिहासिक कालीन मौर्य काल के बाद की हैं। अमरावती अपने स्तूप स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है जिसे शुंगकालीन या सातवाहनकालीन माना जाता है। अमरावती स्तूप को शुंगकालीन या सातवाहनकालीन माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रकला के उदाहरण मिले हैं। कहां से मिला है? भीमबेटका के शैलाश्रयों से। प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं स्थित है, तो कहां? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, तो ये जो है 26 प्रश्न इस पूरे पाषाण काल से जो संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं इसमें आयोग द्वारा पूछा गया है। पाषाण काल वाला जो खंड था इसको हम लोग ने समाप्त किया है। अब अगले खंड में जो है हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। कल जो है इसका एक नए टॉपिक के साथ एक नया वीडियो आएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। इसी तरह हम लोग अपनी सीरीज को बढ़ाते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।